हम अपने गांव समाज के लड़ने के लिए कम से कम जितना हो सके उतना कितना देने का कोशिश कीजिएगा। हम अपने गांव समाज को 100% देने का कोशिश करेंगे। अगर ज़िंदगी में अगर पूरे तरह से हम सक्सेसफुल हो गए तो एक ऐसा व्यवस्था क्रिएट करके दूंगा कि मेरे गांव के आदमी को गांव से बाहर न जाना पड़े। बता दीजिए। सबसे बड़ी बात है, मैं बहुत बदतमीज़ टाइप का लड़का था कि बाप बाप होता है, बाप बाप कितना भी बुरा हो हाँ। बाप बाप ही होता है। अपना सीनियर और अपना जूनियर अपना ही होता है। नमस्ते नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार है और आप देख रहे होंगे यूट्यूब चैनल संजय कुमार ऑफिशियल। आज मेरे साथ जो देख रहे हैं जिस शख्स को, वो मेरा ही घनिष्ठ मित्र रोहित यदुवंशी यानी और रियल नाम रोहित रंजन है। इनके जीवन में मैंने देखा है, आज ये मेरे करीब 5 साल से मेरे साथ है। वैसे तो हम लोग जानते हैं बहुत पहले से एक दूसरे को, लेकिन 5 साल से जहाँ गए हैं वहाँ साथ में हैं। तो आज मैं इसका इंटरव्यू इसलिए लेना चाह रहा हूँ कि आज हम लोग बहुत दिन से साथ में हैं। हो सकता है तो मुझे लगता है कि कुछ दिनों के लिए फिर हम लोग एक ही साथ होंगे, कुछ दिन के लिए हम लोग बिछड़ने वाले हैं। तो हम लोग अपना जीवन में जो कुछ भी साझा हुआ है किए हैं उसका साझा करेंगे। पढ़ाई लिखाई, पैरामेडिकल कोर्स, नर्सिंग कोर्स, जितना भी सारी डिग्री है ना, उस पर एक एक करके विश्लेषण करेंगे। हॉस्टल में जाने से क्या होता है, हॉस्टल में क्या सब करना चाहिए, ये सारा का बात जो है ना, सो हम आज इस वीडियो के माध्यम से, इस इंटरव्यू समझिए इसके माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले भाई स्वागत है। धन्यवाद, आप अपने चैनल पे हमको बुलाए, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ सर। वाह भाई, चलो कैमरा के सामने आप बोल रहा है तो नहीं सर, आपको मैं हमेशा आप ही बोलता हूँ और आप बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं, बच्चों को वाह। बहुत हेल्प होता है। वाह वाह वाह। और ये वाह, बातें मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप अपने पिछले वीडियो का कमेंट जाके चेक करिए। हर वाह। वीडियो पे आपका बहुत अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी है और अच्छा, बच्चे अच्छा। का मदद भी करते हैं। अच्छा अच्छा, थैंक यू। सबसे पहले मैं सीधा बोलूँगा कि एक शॉट में मतलब 10 सेकंड या 20 सेकंड में आप अपने बारे में शॉर्टली बता दीजिए कि आप क्या शॉर्टली, हैं, मेरा नाम रोहित यदुवंशी है, मधुबनी जिला से हूँ और मैं अभी फ़िलहाल में कुछ नहीं करता हूँ। ईसीजी टेक्नीशियन कोर्स करके डिप्लोमा और अभी प्राइवेट नौकरी करता हूँ। कौन? हाँ। तो आप जो इस फील्ड में आए, तो इस फील्ड में आने का मकसद क्या था? मेरा इस फील्ड में आने का मकसद ये था कि अपनी फैमिली का सपोर्ट बन सकूं। मैंने देखा है कोरोना का वो टाइम, जब मैंने अपने घर के पेशेंट को लेके गया था तो बहुत सारे लाइन लगा के बहुत दूर से डॉक्टर देखा था। मैंने ये सोच के इस लाइन में आया था कि कोई भी डॉक्टर आज के बाद हमको लाइन में न लगाए कहीं भी। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। और आप ये बोलिए कि जो आप इस फील्ड में अगर आगे चल के कामयाब हो जाते हैं तो आप अपने गांव समाज को लेकर के किस तरह का देखना चाहते हैं कि हम अपने गांव समाज के लड़ने के लिए कम से कम जितना हो सके उतना कितना देने का कोशिश कीजिएगा? हम अपने गांव समाज को 100% देने का कोशिश करेंगे। अगर ज़िंदगी में अगर पूरे तरह से हम सक्सेसफुल हो गए तो एक ऐसा व्यवस्था क्रिएट करके दूंगा कि मेरे गांव के आदमी को गांव से बाहर न जाना पड़े। वाह वाह भाई, अगर मेरे सामने अगर आज दर्शक होते तो मैं बोलता कि इस चीज़ के लिए आप 10 बार नहीं 10 घंटा तक ताली बजाओ। ये हर आदमी का एक फील्ड होना चाहिए। जब भी आप मेडिकल में आते हैं तो ये सेवा भाव का आपको होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अगर सेवा भाव नहीं है तो इस फील्ड में नहीं आए तो बेहतर है आपका। अच्छा, आप 1 मिनट बता देंगे कि आपने अपना पढ़ाई के बारे में बोल देंगे। पहले 1 से 12th तक के बारे में आप बता दीजिए। मैंने 10th किया अपने ही शहर के हाई स्कूल से हाँ। और उसके बाद 12th में मैं पटना चला गया था अपने यहाँ के एक प्राइवेट कॉलेज से। मैंने 12th किया है। उसके बाद मैंने 12th के बाद डीसीसी का एग्ज़ाम दिया। हाँ। और साथ में मेरा ग्रेजुएशन चल रहा है, तो फिर मैंने ग्रेजुएशन छोड़ के डीसीसी का एग्ज़ाम दिया था, तो डीसीसी मेरा हो गया था और मुझे पीएमआई मधुबनी अलॉट हुआ था। अच्छा, पीएमआई आपको मधुबनी मिला है, जहाँ से आपको ये डिग्री ईसीजी टेक्नीशियन का किया हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छा। तो आपको इस कॉलेज में क्या, ये कॉलेज सरकारी है या प्राइवेट है या अर्ध सरकारी या कुछ इस तरह? देखिए, कॉलेज पूरी तरीके से सरकारी है। अगर कोई भी बच्चा डीसीसी का एग्ज़ाम पैरामेडिकल पास करके आता है, पीएम या पीएमएम, तो उसको कॉलेज 100% ठीक है, ये सरकारी है। हाँ। ये सरकारी है, अच्छी बात है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसमें जो बच्चे जाते हैं तो दूर से ही कॉलेज को देख के डरता होगा कि इस कॉलेज में नाम लिखाएंगे, बहुत सारा खर्चा पड़ जाएगा। तो आप बताइए कि इस कॉलेज में एडमिशन से लेके और फॉर्म भरने तक की प्रक्रिया जो है, तो थोड़ा शॉर्टली बताने का काम। शॉर्टली बताने का काम मैं इतना ही करूंगा। अगर आप कॉलेज जाते हैं कहीं भी, पीएमआई आपको अगर या कोई भी मेडिकल कॉलेज आपको अलॉट होता है, तो सबसे बड़ी दिक्कत वहाँ है मेस चार्ज आपको लगेंगी। बहुत जगह हॉस्टल की सुविधा नहीं, वो लगेंगी। और साथ ही साथ आपको अगर फॉर्म भरने का जो गवर्नमेंट का गाइडलाइन है उसी के हिसाब से पैसे लगते हैं। मुझसे कभी भी कॉलेज में ज़्यादा पैसे नहीं लिए गए हैं और कुछ नहीं लिया गया।
जो गाइडलाइन है बस वही, और कुछ नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा होना ही चाहिए। हालांकि ऐसा बहुत ऐसे कॉलेज में होता है कि सुनते हैं कि पीछे के हाथ से पैसा लिया जाता है या पिछले के ओर से, लेकिन धन्यवाद है आपको कि आपको ऐसे कॉलेज में मिला। सराहनीय है हम ऐसे शिक्षकों को। तो मैं अब ये बोलूँगा कि अगर आने वाला पीढ़ी जो मान लीजिए जो इस तरह से में इस फील्ड में आना चाहता है, तो आप सबसे अच्छा विकल्प के मेडिकल फील्ड में क्या देंगे? मैं विकल्प देने से पहले ये बताना चाहूँगा कि अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हो तो पूरे सोच समझ के आओ। काहे कि बिहार है बाबू, यहाँ पे 2 साल का कोर्स 5 साल में हो रहा है। आप पारा मेडिकल नहीं करोगे, पारा MBBS करोगे यहाँ आके। मैंने अपना बहुत सारा टाइम गंवाया है, फिर भी 22 बैच का जितना भी है ना टाइम सेशन एकदम टाइम से हुआ है, तब अभी तक मेरे पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है। अगर आप आना चाहते हो तो आइए, कैरियर बहुत अच्छा है, लेकिन मैं इतना ही बताऊंगा, अगर आप इसी फील्ड में आना चाहते हो तो इससे ऊपर जाओ। पारा मेडिकल छोड़ो, नर्सिंग कर लो, डी फार्मा कर लो, ये सब चीज़ें हैं। मतलब बी फार्मा करो, मतलब डिप्लोमा लेवल का कोर्स करना है तो तुम अगर ये सोच के ले रहे हो कॉलेज की सरकारी है तो कर रहा हूँ, तो बहुत गलत कर रहे हो, आगे जाके बहुत पछताओगे। ठीक ठीक, आगे जाके पछतावा जो कुछ भी होगी। मैं आप अगला क्वेश्चन ये बता रहा हूँ कि आप जो लगभग कॉलेज के हॉस्टल में आपने कितना दिन तक रहा? मैं कॉलेज के हॉस्टल में एक भी छुट्टी नहीं लिया हूँ। मैं 100% प्रेजेंट हूँ अपने कॉलेज के हॉस्टल में। वाह, ये ऐसा अजूबा आपको मेरे ही चैनल पे देखने को मिलेगा। बहुत सही बात है, मैंने आपको देखा है शायद किसी भी रिकॉर्ड में वो बात कर रहा हूँ। अगर कॉलेज जाके किसी को पता करना तो कर सकता है, मेरा 100% अटेंडेंस है वहाँ। जी जी जी, जहाँ तक मुझे पता है कि हम लोग तो मैंने बता ही दिया था शुरू में कि हम लोग गणेश मित्र, हम लोग तो दिवाली या दुर्गा पूजा कुछ भी हो, हम लोग हॉस्टले पर से मंगाना आते थे। वहीं के आसपास में जो कुछ भी होता था वहीं हम लोग मेला वेला चल जाते थे, बाद में कि हॉस्टल में ही आ जाते थे। तो बाद में कि क्या छुट्टी का लेना। और तो एक तरह से कह सकते हैं कि हॉस्टल से आपका लगाव हो गया था। बहुत लगाव हो गया अभी था। भी हॉस्टल मेरे दिल में है, मैं हॉस्टल में हूँ। वाह वाह वाह, ये बात है। तो आप ये बताइए कि आप हॉस्टल का जो है तो आप हमें रहने का साझा कीजिए कि वहाँ रहने से क्या सब सीखने को मिला, कैसे कैसे लोग मिले, ये सब हमको थोड़ा शॉर्टली बता दीजिए। सबसे बड़ी बात है, मैं बहुत बदतमीज़ टाइप का लड़का था। मैं हॉस्टल आके मुझे ये नहीं पता था कि सीनियरिटी जूनियरिटी क्या होती है। तो हॉस्टल आके मुझे इतना पता चला कि सीनियरिटी जूनियरिटी क्या होती हैं, डॉक्टर्स को कैसे रिस्पेक्ट करना है या अपने सीनियर्स को कैसे रिस्पेक्ट करना है, ये चीज़ें मुझे सीखने को मिली और बहुत अच्छी तरीके से मिली। हाँ। उसके बल पे मैं आज कहीं भी खड़ा होता हूँ तो उन सीनियरों को सलाम करता हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया। जी जी, उस गुरु को, उस सीनियर को हमेशा सलाम। इसीलिए मैं बोलना भी चाहता हूँ कि अगर कोई भी बच्चा, कोई भी आने वाली पीढ़ी अगर ये चीज़ देख रहे हैं तो ये आपका सीनियर बोल रहा है। कि सीनियर अगर दो चाट मारो कि अगर कुछ बोलता है ना तो सोचो कि बाप दो चाट मार रहा है, पापा, तो वो उसका ज्ञान कहीं ना कहीं आपको आएगा ही, एग्जैक्ट बात है। तो मैं आपसे नाम तो नहीं पूछूंगा, हो सकता है कि नाम पूछे देंगे तो दिक्कत हो जाएगा कि वो मेरा नाम नहीं लिया, वो मेरा नाम लिया। मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि कितने ऐसे सीनियर थे, काउंट करके आप बता सकते हैं कि जिसने आपको सपोर्ट किया हो? बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने का मेरे सब सीनियर अच्छे थे। ऐसे 2-4 सीनियर ऐसे थे जो मेरे लिए हरदम खड़े रहते। 2 या 4? 4 सीनियर। बहुत अच्छी बात है, 4 सीनियर। अब मैं उसका नाम नहीं कर पाऊँगा क्योंकि हो सकता है कि पश्चिमी भी सीनियर हो इनको, तो इनके माइंड से उतर गया हो तो वो बुरा मान जाएंगे, तो इसीलिए मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। बाद में कि जी ज़रूर हम लोग के कॉलेज के, हम लोग के सीनियर के इतना संघर्षशील और कोई नहीं रहा होगा। हालांकि इन्हीं के मुंह से पूछते हैं, आप अपने सीनियर के जब कॉलेज आए थे तो शायद सुने थे कि अपने सीनियर सब के मुँह से कि हमने ये सब किया, ये किया, क्या इस बात की कितनी सच्चाई है, कहाँ तक मैं सच्चाई पूरी है? सच्चाई बताता हूँ। जब हम कॉलेज आए थे तो हमारे कॉलेज के पास कोई भी संसाधन नहीं था। वो हम लोग कॉलेज आए, हमारे सीनियर ने लड़ाई ऐसा लड़ा कि ओपीडी को 3 घंटे तक बंद कर दिया। ओपीडी कहाँ का ओपीडी? सदर हॉस्पिटल मधुबनी का ओपीडी, जो कि एक बहुत बिजी ओपीडी है। कि आपने सदर में रहा है, देखा है। उस ओपीडी को 3 घंटे बंद करने के बाद डीएम तक पहुँचे हमारे कॉलेज और उसी दिन समाधान हुआ और संसाधन आना स्टार्ट हुआ। तो वो पहला दिन हम लोग को बहुत याद है अच्छी तरीके से, और उसी दिन के बाद हमारे कॉलेज को संसाधन मिलना स्टार्ट हो गया। तो जो एक हड़ताल हम लोग किए थे, एक तरह से बोलते कि ओपीडी में ताला लगवा दिए थे, तो जो शुरुआत जो बोले कि हम लोग को फ़ायदा मिलना हुआ, तो उस कुछ फ़ायदा का नाम गिनवा सकते हैं
जैसे सबसे पहली बात थी वहाँ हमारे यहाँ कचरा प्रबंधन नहीं था, कोई भी साफ़ सफाई नहीं होती। सबसे नीड जो था उसी का था, वो हो गया। और हम लोग को क्लिनिकल प्रशिक्षण के लिए बस नहीं मिला था उस टाइम तक। क्लिनिकल प्रशिक्षण के लिए बस मिला। 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी थी और उस टाइम पे दोनों चीज़ें मुहैया कराई गई थी। मुहैया कराई गई, बहुत अच्छी बात है। और ये सब हमारे सीनियर का समझिए तो हम लोग के लिए एहसान है और आने वाली पीढ़ी के लिए भी एहसान है। तो जो कि भी देख रहे हो, अगर आने वाले जूनियर अगर देख रहे हो, क्योंकि मेरा चैनल अक्सर बच्चे देखते हैं जो मेडिकल फील्ड में आना चाहते हैं, तो सीनियर का इस तरह का योगदान होता है जो कि मैंने भी देखा है और अभी इनके भी मुंह से सुने हैं। तो अब इसी बात पर चलते हैं कि आपका क्लिनिकल ड्यूटी कैसा रहा और आपके हॉस्पिटल का में आपने क्या देखा, वहाँ से आपने क्या सीखा? मेरा क्लिनिकल ड्यूटी बहुत शानदार रहा। वो जो भी कुछ हूँ आज, वो सदर हॉस्पिटल के दम पे हूँ। और सदर हॉस्पिटल के जितने रिस्पेक्टेड डॉक्टर हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उनको अभी भी दिल से धन्यवाद कहता हूँ कि मुझे इस लायक बना दिया है कि कहीं भी प्राइवेट में जाके कमा खा सकते। ओनली डॉक्टर या नर्सिंग ऑफिसर? नर्सिंग स्टाफ, नर्सिंग ऑफिसर। और फिर वो लोग तो और अच्छे हैं। उन्हीं के दम पे मैंने सीख पाया। डॉक्टर का काम है लिखना, सिखाते तो वही लोग हैं। तो जितने भी सीनियर हैं मैं सबको दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ अभी भी। मैंने यही देखा कि आपने वो चीज़ छोड़ रहा था, क्योंकि मैंने इस चीज़ को देखा है कि वो लोग बहुत ही हम लोग पे ध्यान दिए। और आज भी हम लोग कहीं भी गलती करते हैं तो कुछ भी करते हैं तो वो लोग हमको दिखाते हैं कि नहीं बाबू ऐसे नहीं, ऐसे होगा। ऐसे होना चाहिए। अगर काम में करते हुए वीडियो डाल देते हैं तो बाबू ये तुम गलत किया है। मतलब कहीं ना कहीं उनका नज़र, जो हमारे सीनियर है, हमारी दीदी सब थी, नर्सिंग ऑफिसर सब, भैया सब थे, उनका नज़र कहीं ना कहीं आज भी उनके छोटे भाई पे बना हुआ है। तो इस तरह के नज़र जो बनाए हुए हैं जो लोग, उनको आप किस तरह से, मतलब उनको मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस काबिल मुझे बनाया है। आज भी जो रिस्पेक्ट उनके लिए है वो हमेशा रहेंगी। वो कहीं भी चले जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस जो है वो है। और कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुआ। मैंने 1.5 साल 2 साल तक क्लिनिकल किया अपना वहाँ पे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुई, जहाँ तक कि मुझे सपोर्ट ही मिला है वहाँ से, और अभी भी सपोर्ट मिलती है। बहुत अच्छा। और तब अब बात आ जाते हैं कि मस्ती मजाक पर। आपने पढ़ाई लिखाई के साथ साथ हॉस्टल में मस्ती मजाक भी ज़रूरी होता है। तो आप लोग के जो हॉस्टल में या कॉलेज में जो पार्टी वगैरह सब सेलिब्रेट होता था, वो किस तरह से करते थे आप सीनियर और आपके जूनियर? देखिए, पार्टी उटी के लिए सब हम लोग कंट्रीब्यूट करके, जहाँ तक होता है जूनियर को इन्वॉल्व नहीं किया जाता है, आपस में कंट्रीब्यूट करके एकदम अच्छा पार्टी। अगर कोई भी फंक्शन हो, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, चाहे उसके बाद हो गया आपका सरस्वती पूजा हो, या आपका कोई भी फेयरवेल हो, वेलकम हो, सब एकदम अच्छे से सब कंट्रीब्यूट करके करते हैं और एकदम एंजॉय करते हैं। यहाँ मेरे कॉलेज का एक रूल है, जूनियर जूनियर तभी तक रहता है जब तक फ्रेशर ना हो जाए। ये है। इसके बाद तो फिर लेवल में आ जाता है, बच्चा अपना समझदार हो जाता है। उसको भी देखना है सीनियर क्या है नहीं है। ये चीज़ें कुछ बच्चे नहीं समझते, उनको बाद में रियलाइज़ होता है। जैसे कॉलेज से निकलेंगे तब रियलाइज़ होगा कि वो सीनियर ऐसे थे, हमको मिल के रहना था। ये चीज़ अच्छी बात है। तो मैं ये बोलूँगा कि पार्टी में तो ऐसे होता था। मैं बोलता हूँ कि आपने जूनियर को भी देखा। दुर्भाग्यवश हम लोग क्या कहते हैं, इसी जी के थे जब ये हम लोग का सिर्फ सीनियर किए थे और उसके सीनियर नहीं थे, वही ना? तो आपको सीनियर के साथ ज़्यादा घुल मिल के अच्छा लगा या आपके जूनियर के साथ लगा? देखिए, आखिर एक बात मैं कहना चाहूँगा इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपके साथ बैठ के, कि बाप बाप होता है। बाप कितना भी बुरा हो, बाप बाप ही होता है। अपना सीनियर और अपना जूनियर अपना ही होता है। अगर आप जो अधिकार अपने सीनियर पे जता सकते हैं और अपने जूनियर पे जता सकते हैं, वो अपने सुपर जूनियर और उसके जूनियर यहाँ पे नहीं जता सकते। चाहे जो बॉन्डिंग हो आपके साथ, सीनियर के साथ जो बॉन्डिंग आपका हो और आपके जूनियर के साथ, वो बॉन्डिंग अलग होता है। जी। और ये एकदम बेहतरीन रहा कॉलेज में। ये चीज़ तो मैंने भी देखा है और आज 2 साल बाद भी मैं ये चीज़ फील कर रहा हूँ, अंदर से फील कर रहा हूँ, रियल बात है। और तब मैं आपके पर्सनल लाइफ पे कुछ जानना चाहूँगा। आपने जहाँ क्लिनिकल प्रशिक्षण किया, वहाँ और आपके अलावा और कौन सब कोर्स के छात्र छात्राएं वहाँ थे? मेरे साथ वहाँ पे ANM 22 बैच, GNM 22 बैच, GNM 23 बैच, GNM 21 बैच, 3 बैचें थी। और ANM की बस 22 बैचें थी और मेरा 22 बैच था।
और आपका 22 तीन बैच था मतलब 4 एएनएम के 22 बैच के साथ ही आप ड्यूटी किए 23 बैच के साथ 23 भी बैच किए? बाद में आया सर, हाँ 23 उसके के लिए बाद। मैं जानता हूँ बात है, हाँ। लेकिन ये तो- जो है लेकिन मेनली ड्यूटी हम लोग 22 बैच के साथ ही किए हैं। तो ये सब ये एएनएम जीएनएम में तो सब फीमेल मतलब कहने का मतलब तो फीमेल लड़की स्टाफ सब लड़कियाँ होती हैं। सब लड़कियाँ होती होगी स्टूडेंट है ना? हाँ, तो इतना दिन रहे तो नहीं ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था? नहीं। मतलब ऐसे होता है ना कि हम लोग करते हैं 150 के बीच में करते हैं, जहाँ की चूँकि एगो हम लोग नहीं, इसी वो- का कोर्स वाला थे और इसी कोर्स में तो कुछ ज़्यादा सीट भी नहीं है। तो और देखिए, मैं दो कॉलेज की वैसे भी लड़की सब आती थी, मैं तो समझ- उसमें कुछ मैं जो सोच रहा बोलना चाह रहा हूँ उसका जवाब दे दो। सर मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसी कुछ बातें नहीं थी, एएनएम जीएनएम आती थी, लेकिन हाँ। मैं एक कह रहा हूँ निहायती बदतमीज़ लड़का था, तो मेरे से किसी का नहीं बनता था और इन सब से मैं बहुत दूर था। ये सबसे बहुत दूर था। हम्म। नहीं, मैंने सुना है कि अक्सर लड़कियां जो है ना सो समझदार लड़का को छोड़ के बदतमीजी को चूज करती है। नहीं ये जवादा नहीं, ये मेरा बदतमीजी दूसरे लेवल का है। दूसरे लेवल का? हाँ, ये लेवल सब बर्दाश्त नहीं करती। ये लेवल जो मेरे बदतमीजी का लेवल है, खास करके मेरा जूनियर, मेरा सुपर जूनियर यही झेल सकता है और कोई भी नहीं झेल सकता है। मैं ये धन्यवाद देता हूँ जूनियरों को जो मुझे रिस्पेक्ट करता है, मेरा इतना रूड बिहेव के बाद भी एक शब्द नहीं बोलता है, तो मैं धन्यवाद देता हूँ। नहीं, मैं आप टॉपिक भटकाइए नहीं सर, मैं जो पूछ रहा हूँ वो बोलिए। देखिए वहाँ मस्ती फिर भी कोई क्लोज इतना सारी में होगी तो कोई दोस्त नहीं बनी मेरी कोई वहाँ पे। मैं क्लोज था, मैं बस मस्ती मजाक, और मैं मुझे ज़्यादातर मैं बातें करता था, इंटरप्ट करता था, वो मेरी सीनियर जो दीदी सब वहाँ जॉब करती है, नर्सिंग ऑफिसर सब, उनसे इंटरप्ट करता था, बातें होती थी। से मतलब हम लोग घुले मिले रहते थे ना? ये चीज़ें हैं। तो वहाँ ये कुछ नहीं था कि स्टूडेंट है तो इसको आप जो मतलब आप जो सोच वही ना, आप जो सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं था। हाँ, ये क्लियर है। चलिए, तो मैं ज़्यादा कुछ फोर्सफुली पूछना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मैंने एक मुझे शक था कि शायद ये बात उत करता था, क्योंकि इतना दिन में भी मैंने भी पता नहीं कर पाया कि ये कॉलेज की हॉस्पिटल के आसपास की है या कौन की है, मैंने जान नहीं पाया। तो फिर बाद में पता चला कि कोई और थी, तो वो दोस्त थी, ऐसा कुछ था नहीं। तो और बताइए कि और जो लड़का सब था, क्या वहाँ पे किसी का जीवन सेटल हो पाया है? देखिए, जीवन सेटल होने पाने का मतलब ये नहीं कि जब तो खैर पढ़ने और कोर्स होने के बाद होता है, जो एक हो सकता है कि एक लड़का लड़की मिला आगे चल के, देखिए ऐसी दूसरे में ऐसी बहुत सारी केसेस हैं। हाँ। जो अभी मतलब 22 बैच की मैं बात करता हूँ, क्योंकि मैंने 21 बैच को देखा है, लेकिन 22 बैच में बहुत सारे को जानता हूँ जिसके अभी मतलब उस पीरियड पे है कि शादी वहीं करना है। अभी तक तो मैंने किसी को सक्सेस होते नहीं देखा है, लेकिन आने वाला टाइम का तो मैं बता सकता हूँ। ऐसे मेरे नज़र में है 1-2 रिलेशनशिप जो आगे चल के शादी का मुकाम हासिल करेंगे, और मैं चाहता हूँ कि करे। बहुत बहुत अग्रिम बधाई है उन भाइयों को। अच्छी बात है। ये कॉलेज में ही अपने गार्जियन का भार कम कर देते हैं लोग, उसको ढूंढना नहीं पड़ता है। खैर आपसे ये नहीं हुआ तो आने वाले लड़का सबको ये इस तरह का बात बोलेंगे करने को, या अपने काम के प्रति? मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ अभी। देखिए, अगर आप कहीं भी सीखने के पर्पज से जा रहे हैं तो पूरी तरह सीखने का कोशिश करिए, फालतू चीज़ें में दिमाग ना लगाएं। अगर आप इधर उधर दिमाग लगाइएगा, भटक जाइएगा, कुछ नहीं कर पाइए। नहीं, मेरे कहने का मतलब आप में अगर टैलेंट आ जाएगा तो लोग वैसे भी अट्रैक्ट तो हो ही जाएंगे। अब ऑक्सीटोसिन का ही बात है भाई, सब खेला तो उसी का है। हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोन का लोचा तो होता ही है कॉलेज में, और भी आप मेडिकल करने आए हो तो लोचा तो है ही। लोचा तो है, इसको कंट्रोल करना आपको है। आप किस तरह से हैंडल कर पाते हो आप पे है, और आप जितना कंट्रोल करते हैं उतना आप काम को सीखिएगा, उतना ऊंचाई पर जाइएगा। जी, यही बातें हैं। तो अब मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि अब जो काउंसलिंग में मान लीजिए जो मेरे कॉलेज में हुआ है, या किस कॉलेज में कौन सा कोर्स अच्छा रहेगा, खास करके आप जो फील्ड में हैं पैरामेडिकल में, और सबसे बेस्ट कॉलेज का नाम बता दीजिए पूरे बिहार में। देखिए, मैं बेस्ट कॉलेज का नाम भी ले लूँ तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैं कुछ कोर्सेज हैं जिनका बहुत अभी डिमांड है सर मार्केट में। अभी मैंने ये देखा है, मैं ईसीजी टेक्नीशियन हूँ, और ईसीजी कोई भी कर लेता है। मैं बहुत जगह इंटरव्यू दे चुका हूँ, 2-3 जगह काम भी कर चुका हूँ। मेरे पास इन हैंड 1 ईयर का एक्सपीरियंस है। इन हैंड एटलीस्ट 1 ईयर प्राइवेट का है,
1 ईयर में बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसे 1.5 साल का एक्सपीरियंस है मुझे, प्राइवेट में काम करते करते 1.5 साल हो गए हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे डिमांडिंग कोर्स कोई है और अपना कमा के खाने वाला कोर्स है तो वो है आपका DMLT। DMLT करिए, लैब टेक्नीशियन बनिए, उसके बाद आपका आ जाता है D फार्मा। इन दोनों कोर्स का एक खासियत है, बताइए खासियत क्या है, कि अपना रोजी रोटी के लिए आपको किसी पे डिपेंड नहीं होना है, समझे। D फार्मा करके आप मेडिसिन शॉप खोल सकते हैं और DMLT करके अपना लैब चला सकते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन उसके बाद की जो कोर्सेज है उसमें भी है, जैसे देखिए OT आपको मिल रहा है तो ले लीजिए, उसके बाद रेडियोलॉजी मिल रहा है तो ले लीजिए, उसके बाद आपका ECG आता है। ECG कोर्स बहुत अच्छा है, आपको पढ़ा भी नहीं सब सकता, समझा भी सब नहीं सकता है, आपको पूरा फर्स्ट ईयर MBBS का एनाट पढ़ना है, फिजियो पढ़ना है, उसके बाद ECG पढ़ना है, पूरा पढ़ना आपको लेवल का ही है। लेकिन इसका वैल्यू इसलिए नहीं है कि बस ये 10 लीड का कमाल है और 10 लीड कोई भी प्लेस करके ECG निकाल देता है। बस यही चीज़ें हैं कि उसको समझ नहीं है कि निकालना कैसे है, क्या है। ठीक है। और आप अपने ECG के जो लड़का, अन्य तीनों कोर्स के जो लड़की है, उन सबको रहने के लिए किस तरह का व्यवस्था है ये आप बोल दीजिए। क्योंकि खास करके जो लड़कियां आती है बहुत दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आती है, तीसरे डिस्ट्रिक्ट से आती है, बहुत बहुत दूर से आती है, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर से दूर के आती है, बॉर्डर पर से आती है। तो उन लोग के मन में हिचकिचाहट रहता है, उनके गार्जियन के मन में हिचकिचाहट रहता है कि कैसा क्या व्यवस्था होगा, नहीं होगा। आप उस वहाँ पे व्यवस्था क्या है, आप उसके बारे में थोड़ा शॉर्टली और अच्छा से बता दीजिए। देखिए मेरे पास तो हमारे यहाँ सदर में 3 कोर्सेज चलती हैं मधुबनी ज़िला के अंदर, जिला मुख्यालय के अंदर, ऐसे और भी स्कूल्स हैं। लेकिन ये अच्छी बातें हैं कि अब सरकार इतना एक्टिव हो चुका है कि हर हॉस्टल आपको 5 स्टार मिलेगा। मैं ये चीज़ दावा के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपका कहीं का MBBS का हॉस्टल देख के आइए, अगर उस हॉस्टल का अच्छा नहीं हुआ हॉस्टल तो आप कहिएगा हॉस्टल बहुत अच्छा है, सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी है, उन चीज़ों में कहीं भी कोई कोताही नहीं है, बहुत अच्छी है। और मैं एक बात और बताना चाह रहा हूँ, बिहार में टॉप नंबर 1 कॉलेज, अगर किसी भी लड़की को NM स्कूल मधुबनी मिल रहा है, कितना भी दूर को आँख बंद करके ले, कहे कि टॉप नंबर 1 की कॉलेज है मधुबनी NM स्कूल, जो आज से नहीं बहुत पहले से चल रही हैं। और यहाँ का पढ़ाई, यहाँ का आपको डिसिप्लिन, यहाँ का सब चीज़ बेजोड़ है, इसमें आप कहीं नहीं। यहाँ पे GNM की भी है, GNM के लिए भी बहुत विशेष अच्छी सुविधाएं हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, एकदम प्रॉपर, आप भी जानते हैं प्रॉपर पढ़ाई लिखाई सब चलती हैं। इसी के लिए ड्यूटी भी टाइम टेबल सब चीज़ फिक्स है। और आप रह गया ECG, अगर किसी को मिल रहा है तो ECG वालों के लिए और अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मेरे टाइम में इतना क्लासेस नहीं चलता है, अभी मैं देख रहा हूँ हमारे सुपर जूनियर के जूनियर्स का एकदम रोज़ क्लास चल रहा है, सप्ताह में 3-3 क्लास हो रहा है, वो भी एक MBBS आके ले रहे हैं, मैम ले रहे हैं, सर ले रहे हैं। तो इन चीज़ के लिए मैं अपने प्रिंसिपल डॉक्टर निरंजन जायसवाल सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था दी है कि अगर कोई ECG बच्चा नहीं समझ रहा है, उसका एनाट नहीं समझ रहा, फिजियो नहीं समझ रहा, तो उन्होंने खुद अपने यहाँ से डॉक्टर लगवा के रखे हुए हैं और पढ़ाई होता है। जी, तो आपने देखा कि इस तरह से किसने डिटेल किया, साझा किया, पर्सनल लाइफ होता है, हॉस्टल का रहन सहन हो। तो आप एक मात्र मैं आप बोल रहा हूँ कि आपको हॉस्टल में दोस्त सब कैसे मिले? जाते जाते मुझे ये याद आ गया। देखिए मेरे सब दोस्त अच्छे थे, कुछ चीज़ें होती हैं, अगर आप भी कॉलेज आएंगे कोई भी बच्चे तो नए नए आदमी से मिलेंगे, कुछ चुतियापे होते हैं, लेकिन बाद में जितने भी चुतियापे हो जाए, अपने बैचमेट होते हैं, मतलब भाई अपने होते हैं, वो आपको बहुत चीज़ें बुरे लगेंगी, लेकिन वहाँ से निकलने के बाद आपको रियलाइज होगा यार कितना भी था तो अपना था। ये चीज़ें हैं। तो ठीक, मैंने ये देखा कि आप अगर कॉलेज में रहते हैं तो किसी के लिए इतना बुरा करो, लेकिन इतना बुरा नहीं करो कि उसकी नज़रों से गिर जाओ। क्योंकि कल भने आप बिछड़ोगे तो उसको हक करके उससे गले लग जाओ, है ना। तो आप आइए, आप पढ़िए, आप जिस भी फील्ड में जाते हैं, जहाँ भी कॉलेज जाते हैं, गवर्नमेंट मिल जाता है, ठीक है, करिए। बेरोजगार रहने से तो मैं चाहूँगा कि अच्छा है कि मेडिकल फील्ड का आप कोनो सा भी कोर्स कर लो। तो इस तरह के नॉलेजेबल वीडियो के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर लगातार बने रहिए। और एक बात ये कुछ और बोलना चाह रहे हैं, वो भी सुन लीजिए। अगर देखिए, अगर इस कोर्स में ना एडमिशन लेके अगर आप पूरा कंफर्म है कि अगर मैं BCC का एग्ज़ाम निकाल सकता हूं, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन रहेगा कि आप BCC का तैयारी करो, DCC में ना लो एडमिशन। क्योंकि आपको 2 साल का कोर्स भी 5 साल में होगा और 5 साल का भी कोर्स, 4 साल का भी कोर्स BSc आपको 4 साल में होगा। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। और अब पहले की तरह नहीं रह गया पैरा मेडिकल की हम पास हो जाएंगे, अब आपको पढ़नी पड़ेंगी कॉलेज आके, क्योंकि आप सबों का एग्ज़ाम होगा बाबू परीक्षा परिसर में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जाते जाते ये नॉलेजेबल बात बोल दिया है। तो आने वाले बच्चों और आने वाली पीढ़ी ये बात पे ज़रूर ध्यान दें और
धन्यवाद। आपको जो भी ज़रूरत लगे, जो भी तकलीफ़ लगे, मैं इसका नंबर कमेंट बॉक्स में रख दूँगा। आप इनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, आप इनसे डायरेक्टली सुझाव ले सकते हैं। तो इसी के साथ आप अपनी बात को रखते हैं और यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं।